नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि नंबर सबका है। बात उस समय की है जब मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था और सीनियर बेसिक स्कूल कुर्सी बाराबंकी में पढ़ता था। कक्षा 7 में जो अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे उनका नाम था मोइन इफ्तिखार सिद्दीकी। एक दिन उन्होंने एक कहानी हम सबको पहले अंग्रेजी में और फिर बाद में हिंदी में सुनाई। कहानी कुछ इस तरह थी। एक किसान के खेत से 4 लोगों ने करीब करीब 5-5 गन्ने खेत से तोड़ लिए, यानी एक बिसुआ का खेत तकरीबन आधा साफ हो गया। किसान का बेटा बैठा हुआ टुकुर टुकुर ये नजारा देख रहा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन भागकर अपने बाप के पास गया और पूरा वृतांत बताया। बाप ने लाठी कंधे पर रखी और बेटे के साथ खेत पर आ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और लपक कर पंडित जी के पैर छू लिए। उसने कहा, पंडित जी ने गन्ना तोड़ा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो हमारे पूज्य। ठाकुर साहब ने गन्ना तोड़ा, इस पर भी हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि ये मालिक हैं हम सबके। रही बात महाजन भैया की, तो उनके बगैर तो हमारा धंधा चल ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी रात बिरात कभी उधार लेने की जरूरत पड़ती है तो इनकी मदद काम आती है। लेकिन तुमने गन्ना क्यों तोड़ा? ये कहते हुए उसने सुंदर काका को एक लाठी जड़ दी और वो खेत में कटे पेड़ की तरह गिर गए। तीनों ने उनकी कोई मदद नहीं की, उल्टे वे उसे पिटता देखकर मुस्कुराते रहे। सुंदर काका की तबीयत से खातिर करने के बाद किसान असरफी लाल ने लंबी सांस ली और फिर मुनीम जी की तरफ मुखातिब होकर बोला, ये दोनों तो हमारे माई बाप हैं, इनसे हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुनीम के बच्चे तूने कैसे गन्ने तोड़ लिए बगैर हमसे या हमारे लड़के से पूछे हुए? मुनीम जी कुछ समझ पाते और संभल पाते, असरफी लाल ने एक जोरदार डंडा जड़ दिया। एकहरी बदन के मुनीम जी वहीं गिरकर बेहोश हो गए। ये देखकर ठाकुर साहब कुछ चौंके तो और इधर उधर देखने भी लगे। तब तक किसान असरफी लाल उन तक पहुंच चुका था और ठाकुर साहब से मुखातिब होकर बोला, माई बाप, आपसे उम्मीद नहीं थी, आप हमारे गन्ने के खेत को ही बर्बाद कर देंगे। ठाकुर अर्जुन सिंह कुछ जवाब दे पाते, तब तक सरसों के तेल से पिरोया डंडा उनकी कमर पर और कंधे पर पड़ा। वे चारों खाने चित हो गए। ये देखकर पंडित गंगादीन के हाथों के जैसे तोते उड़ गए। वो गिड़गिड़ाते हुए असरफी लाल से बोले कि पंडित पर प्रहार करोगे तो तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा हमने अपने हाथों से तो एक भी गन्ना नहीं तोड़ा था, इन्हीं शैतानों ने तोड़ा था। इस पर किसान बोला कि अगर आप वास्तव में हमारे हमदर्द थे तो इन सबको गन्ना तोड़ने से रोका क्यों नहीं? यह कहते कहते किसान का डंडा पंडित जी की पीठ पर पड़ा और वहीं लेट गया। इस तरह किसान ने अपनी चतुराई से चारों को न केवल उनकी हैसियत बताई बल्कि पिटाई भी की। ये कहानी आज के संदर्भ में पूरी तरह से सटीक बैठ रही, क्योंकि अभी तो संघ और भाजपा ने मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीना है, यानी पहला विकेट बहुत सफाई से गिराया है और मुस्लिम समाज को गरीब मुसलमान तथा अमीर मुसलमानों के बीच बांट दिया है, ताकि ये दोनों लड़ते रहे और भाजपा यानी सरकार तथा उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना विस्तार करती रहे। अब संघ तथा भाजपा का अगला लक्ष्य कौन होगा, यानी किस पर लाठी पड़ेगी, ये जानने और समझने के लिए हमें संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को जरूर पढ़ना चाहिए। यद्यप ऑर्गेनाइजर का वो लेख जो उस पे था उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, अगर मिल जाए, नहीं तो हमारे पास तो है। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि देश के सबसे अधिक जमीन अगर किसी के पास है तो वो है कैथोलिक चर्च के पास। वैसे लोकसभा में जो जानकारी दी गई थी उसमें बताया गया था रेलवे के पास सबसे अधिक 33 लाख एकड़ जमीन, उसके बाद सेना के पास 17 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़। लेकिन इन सब के विपरीत मिशनरीज और चर्च के पास 17 करोड़ 29 लाख एकड़ जमीन है। ऐसा दावा संघ के अखबार ऑर्गेनाइजर ने किया है। अखबार का तो यहां तक कहना है कि जितनी जमीन मिशनरीज के पास है उतनी तो शायद सरकार के पास भी नहीं। ये जमीन मिशनरीज को इंडियन चर्च एक्ट 1927 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दी थी, ताकि वो उस जमीन का उपयोग अस्पताल, स्कूल, चर्च आदि के लिए कर सके। बाद में भारत सरकार ने 1965 में इस एक्ट में संशोधन किया, लेकिन वो संशोधन धरातल पर उतर नहीं पाया। इसलिए अब संघ परिवार तथा भाजपा दोनों मिलकर कैथोलिक चर्च की खाली पड़ी जमीन को सरकार के खाते में लाना चाहती है और इसके लिए उसने इंडियन चर्च एक्ट में संशोधन भी करना चाहती है। लेकिन यह संशोधन इस बार 1965 जैसा संशोधन नहीं होगा,
बल्कि ऐसा होगा कि जमीन वास्तव में सरकार के पास आ जाए और फिर सरकार इस जमीन का उपयोग अपने मन मुताबिक या कहें तो कथित जनहित के लिए कर सके। वैसे ये बात तो सही है कि देश की आबादी जो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जमीन घट रही है, या कहें तो उतनी ही है। अगर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात माने तो जमीन घट गई। चीन ने काफी जमीन हथिया ली और बची जमीन पर उन कारपोरेट घरानों की नजर है जो संघ परिवार या भाजपा के मित्र हैं। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. आज जिस तरह आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, जंगलों में आग लगाई जा रही, देख लीजिए आप, ताकि समतल जमीन तैयार हो सके। समतल जमीन याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या में तैयार कराई थी। इसका जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा के जंगल हैं। इन जंगलों में मंगल करने की तैयारी चल रही है, जबकि जंगलों में रह रहे पशु पक्षी तथा जानवर चीख पुकार मचा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जनहित में जमीन की आवश्यकता है, जंगलों की नहीं, इसलिए जंगलों को उजाड़ा जा रहा है और संस्थाओं से जमीन छीनी जा रही है ताकि समाज का कल्याण हो सके। अब समाज में अगर सरकार के मित्रगण आते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है, वो भी तो समाज के अंग है। और फिर सरकार बनाने तथा सरकार गिराने में भी तो उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ तो साइड लेना ही पड़ेगा उनका, किसी से छीन कर किसी को देना ही पड़ेगा। अब आप इसे चाहे किसान असद पिलाल का दांव कहें या सरकार की राष्ट्रवादी नीति, क्योंकि इसी नीति के चलते तो देश 2047 में विकसित भारत बनेगा और हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।